हेलो दोस्तों, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है अपना यूट्यूब चैनल, क्या दिख रहा है यूट्यूब चैनल? मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करना है। और यहाँ पे आप जाओगे तो आपको वीडियोज़ कहाँ मिलेंगी? यदि आप वीडियो में जाओगे ना, तो यहाँ पे आपको सारी यूजीसी नेट के लिए जो अभी क्लासेस चल रही हैं, वो आपको सारी मिल रही देखो। यहाँ पे हिस्ट्री की जो एमसीक्यू चल रहे हैं वो, यहाँ पे जो आपकी मैराथन चल रही है सीरीज़ मगध, सिकंदर, ठीक है ना? ये आपकी पूरी मैराथन सीरीज़ चल रही है। वैदिक काल, ये आपकी सारी मैराथन सीरीज़ आपको दिख रही है ना? नवपाषाण जी आपको दिख रही है। नाम मैराथन रखा है मैंने, बट वो है आपकी 1-2 घंटे की वीडियो। बट आज सोचा मैं आपको यूनिट 2 की 2 या 3 वीडियो वही आपकी लंबी चल देखो आप जाओगे ना, प्लेलिस्ट में जाओगे, एक गाने वाली देखो ये दिख रही है आपको। इसमें आपको यूनिट फर्स्ट की सारी वीडियो मिल जाएँगी। साथ ही वो टॉपिक भी आपको मिल रहे हैं जो स्पेशल मैं आपके लिए यूजीसी नेट के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। विदेशी यात्रियों का भारत में आगमन हुआ था। मैंने रिकॉर्ड किया था, इसमें अपलोड कर दिया था। ठीक है? नवपाषाण यूनिट फर्स्ट की सारी आपकी वीडियो मिल गई है। यूनिट 2 की आपके यहाँ से मगध से शुरू हो जाती है, मगध सिकंदर से। ठीक है ना? तो आप लोगों का काम क्या है, यदि आप लोग को एग्ज़ाम निकालना है, तैयार चाहिए आपको हाथ में, तो आप इसको करो। आपको थोड़ा आवाज़ वगैरह का दिक्कत आ रहा होगा, बट आवाज़ वगैरह की दिक्कत मत लो आप लोग, परेशान मत हो। आपको कंटेंट नंबर 1 मिल रहा है। आपको बाद में पीडीएफ भी शेयर की जाती है। यदि आप पीडीएफ से देखते हो, पढ़ते हो तो आपको और प्रॉफ़िट होगा। आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट होगा, ठीक है ना? आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट होगा यदि आप पीडीएफ से पढ़ते हैं तो, ठीक है? आप जाओगे तो आपको यहीं पे देखो पीवाईक्यू की सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। ये आपको प्रीवियस क्वेश्चन की सारी प्लेलिस्ट आपको मिल रही है। मैं आपको बता दूँ जून 2025 का एग्ज़ाम टारगेट करते हुए हम वीडियो बना रहे हैं। ये क्लासेस हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना? लेकिन क्या बाद में आपका एग्ज़ाम है तो आप बाद में देख सकते हो, पीवाईक्यू आप कभी भी देख सकते हो, कंटेंट आप कभी भी देख सकते हो, बदल जो भी चीज़ अपडेट होती रहेगी वो आपको बदलते रहेंगे। मुझे लगता है आई थिंक फ्री सेशन में आपको पूरा फ्री करा रहा हूँ, तो ये आपके लिए बहुत ये टू द पॉइंट रैपिड रिवीजन ये आपकी स्पेशल सीरीज़ है। ये इसको मैंने ब्रेक दिया है अभी, ये आपकी 15-15, 20-20 मिनट की वीडियो होती हैं। ये स्पेशल सीरीज़ क्यों है? इसमें आपको जो कंटेंट मिलता है पिक्टोग्राफिक फॉर्म, इसमें आपको जो कंटेंट मिलता है आप देखोगे इसमें, यहाँ पे कॉपीराइट ना मिल जाए, हालाँकि है तो मेरा ही चैनल, इश्यू नहीं आएगा। यहाँ पे आपको जो कंटेंट मिलता है, आपको पिक्टोग्राफिक फॉर्म में मिलता है पूरा। आप कोई भी कंटेंट जाओगे ना, तो पिक्चर्स आपको दिख रही होंगी इसमें और एक-एक टॉपिक की। मैराथन में क्या होता है आपको पूरा एक साथ मिल जाता है। मैं आपको क्या पीपीटी में पढ़ा रहा हूँ और जो भी चीज़ आपकी पिक्टोग्राफ ऐसे आपको पिक्चर्स लगा-लगा के आपको समझाई जा रही हैं। जो भी चीज़ आपकी ना सारी देखो आपको दिख रहा होगा ना, आप नीचे स्क्रॉल कर रहे हो आपको दिख रहा होगा पिक्चर्स। ये आपकी सारी चीज़ें पिक्चर्स पिक्टोग्राफिक फॉर्म में मिलता है और एक-एक टॉपिक इसमें होता है। ये आपके लिए तब जब आपको लॉन्ग टाइम में पेपर देना हो या आपको शॉर्ट टाइम में रिवीजन करना हो। हालाँकि अभी पूरी नहीं हुई है, इसको पूरा ना बहुत लंबा समय लगेगा लगभग इसके पूरे 300 दिन लग जाएँगे अभी। तो इसको तो आपको भी फॉलो करना नहीं है, आपको सिर्फ़ फॉलो करना है किसको? जो आपकी 2 चीज़ें चल रही हैं। जो आपकी 2 चीज़ें चल रही हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको उसको फॉलो करना है। ठीक है ना? तो आपकी अभी 2 चीज़ें चल रही हैं, सिर्फ़ आपको उसको फ़ॉलो करना है। एक किसको? एक तो आप फ़ॉलो करोगे किसको? जो आपकी पीवाईक्यू सीरीज़ चल रही है, दूसरी आपकी जो मैराथन सीरीज़ चल रही है, उनको आपको फ़ॉलो करना है। आप कहोगे सर आप क्या इन दोनों को फ़ॉलो करने से मेरा जीआरएफ नेट हो जाएगा? बिल्कुल। यदि आप इन दोनों चीज़ को फ़ॉलो करते हो देन आप 2 बार रिवीजन कर लेते हो। रिवीजन आपको वीडियो से नहीं करना है, रिवीजन आपको कैसे करना है? रिवीजन आपको पीडीएफ दी जाती है, उस पीडीएफ से रिवीजन करना है आपको। उस पीडीएफ से आपको रिवीजन करना है, ठीक है ना? ठीक? ये आपकी एनसीईआरटी सीरीज़ चल रही है। ये एनसीईआरटी सीरीज़ चल रही है आपकी। ये एनसीईआरटी सीरीज़ आप देखते हो आपको सारी एनसीईआरटी सीरीज़ यहाँ पे मिल रही है। यदि आपको लगता है हाँ, मैं एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, इनको पढ़ो। ये आपकी स्लो मोशन में चल रही है, आराम से होती रहेगी। ये भी आपकी सारी एनसीईआरटी हिस्ट्री की भी होगी, इसमें आगे जाके भूगोल वगैरह भी कराएँगे। सारी एनसीईआरटी इसमें आराम से चलती रहेंगी आपकी। लॉन्ग टर्म की प्रोसेस है, बहुत अच्छे से चलना, बहुत आराम से चलना, ठीक है ना? जो इसको फॉलो कर रहा है उसको ही प्रॉफिट रहेगा। क्योंकि धीमे-धीमे जब कोई चीज़ करते हैं ना, एक लॉन्ग टाइम लगे ना, मज़ा आता है। अभी तो आपके बस जून 2025 का टारगेट जो आपका एग्ज़ाम है इसके लिए हम टारगेट कर रहे हैं। तो आपको 2 आपको प्लेलिस्ट फॉलो करनी है, कौन-कौन सी देख लो। ये 2 प्लेलिस्ट आपको फॉलो करनी है। एक तो जो आपका यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2025 टारगेट क्लास है इनको करना है और यूजीसी नेट हिस्ट्री पीवाईक्यू सीरीज़ इनको फॉलो करना है बस। इन 2 को फॉलो करेंगे, इनकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलती है? इनकी पीडीएफ यदि आप जाएँगे ना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है। तो उस लिंक पे आप जाओगे ना, तो वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाती है। आप किसी भी वीडियो अपलोड करेंगे ना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी टेलीग्राम चैनल की, तो वहाँ से आपको मिल जाती है। आते हैं आज के हम लोग टॉपिक पे। तो आपका टॉपिक आपको यूनिट 2 की कल मैंने डेमो दी थी। डेमो लेक्चर ऐसा दिया था कि सिंपल सा कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी थी, 30 से 40 मिनट में, ठीक है ना? कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं हम लोग, कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं, फॉलो करते हैं। मौर्य राजनीति, मौर्य काल की राजनीति कैसी क्या थी? अब यहाँ से टॉपिक आपका शुरू हो गया। आज थोड़ा समय लिया मैंने, आई थिंक मुझे लगता है मैंने जब आपको 20-30 वीडियो दे दी तब जाके इतना समय मैंने आपको लिया होगा सब समझाने में।
तो मैं ऐसे ही करता हूँ भाई, मैं टाइम फालतू बर्बाद नहीं करूँगा आपका। जो काम की चीज़ है वही काम की चीज़ों में चर्चा करेंगे। आलतू-फालतू, एथा-वथा आपका समय बर्बाद नहीं किया जाएगा। आलतू-फालतू, एथा-वेथा आपका समय बर्बाद नहीं किया जाएगा। ठीक है ना? सिर्फ़ काम की चीज़ों पे आपका समय लिया जाता है। मौर्य काल की राजनीति पे आते हैं हम लोग। क्या है मौर्य काल की राजनीति, देखते हैं। तो मौर्य काल की राजनीति की बात कर रहे हैं तो आपको पता है प्राचीन भारत में पहला केंद्रीकृत साम्राज्य था। क्या? आपका प्राचीन भारत में पहला केंद्रीकृत साम्राज्य था, जो कि 321 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व के रूप में आपको देखने को मिलता है। प्रमुख शासक में आप चंद्रगुप्त मौर्य देखोगे, बिंदुसार देखोगे। आपको पता है अध्ययन के स्रोत क्या है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो गया, मैगस्थनीज। आपको बता दूँ, मैं एक बार डेमो सेशन में बैठा था इंटरव्यू के, ठीक है ना? मैं इंटरव्यू के डेमो सेशन में बैठा था। एज़ अ टीचर था वहाँ पे, एज़ अ टीचर था। मैं बहुत अच्छे से पढ़ा रहा था। मेरे सीनियर टीचर आए मेरे सीनियर टीचर आए और उन्होंने स्टूडेंट से पूछ लिया कि मौर्य काल के अध्ययन के स्रोत क्या हैं? मौर्य काल के अध्ययन के स्रोत क्या हैं? किसी भी बच्चे ने नहीं बता पाया, किसी भी बच्चे ने। सब बोल रहे पुरातात्विक स्रोत है, साहित्यिक स्रोत है। अब ना कोई इसका नाम बता पा रहा है, ना कोई एग्ज़ाम्पल बता। सबके माइंडसेट में क्या था, भाई यूपीएससी में तो फैक्ट आते नहीं है, ऐसा है, वैसा है। लेकिन बेसिक चीज़ आपको आनी चाहिए। मौर्य काल की कुछ बुक है उसने ला, इसलिए मैं आपको जो महत्वपूर्ण चीज़ बार-बार आपको बता रहा हूँ। ये कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका, अशोक की शिलालेख। उस टाइम में मुझे इतना एम्बैरेस फ़ील हुआ था। मैं जिन बच्चों को पिछले 3 से 4 महीने से पढ़ा रहा हूँ, हिस्ट्री खत्म होने वाली है, आपकी भूगोल खत्म होने वाला है। उसके बाद ये आप इतने सरल टॉपिक का आप आंसर नहीं दे पा रहे हो। तो मैं बहुत सीरियस इस मामले में बहुत इक्कर बंदा हूँ, मैंने क्लास छोड़ दी थी। मैंने 1 हफ्ते क्लास नहीं पढ़ाई थी, मैंने रिवीजन करके आप लोग। फिर आपको जो डाउट्स आप आके पूछो, ठीक है ना? वही आपसे आपको डाउट रहते हैं, आप मुझे पर्सनल मैसेज डाल के पूछ सकते हो, आप कमेंट में पूछ सकते हो, तो आप कमेंट में पूछोगे, तो आपको जो नेक्स्ट सेशन मिलेंगे 1-2 सेशन, उनमें आपके डाउट सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है ना? तो मैं इसलिए आपका कंटेंट ऐसा बना रहा हूँ कि हर चीज़ को आप 2 से 3 बार रिपीट करो ना, तो आपको यहीं पे याद हो जाएगा क्लास में। आपको 80% कंटेंट तो क्लास में याद हो जाता है। आपको सिर्फ 20% कंटेंट के लिए बार-बार रिवीज़ करना होता है, बार-बार आपको पढ़ना होता है, बार-बार आपको यहाँ पे भटकना होता है, ठीक है ना? 1 सेकंड देना। चलो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो मौर्य शासन की संरचना की बात करें, तो आपको राजा होता था सर्वोच्च अधिकारी। राजा क्या आपका? सर्वोच्च अधिकारी होता था, जो कि विधायक और न्यायाधीश, जो कि विधायिका और न्यायाधीश के रूप में काम करता था। मतलब कि सारे निर्णय लेता था, सारे डिसी विधायक मतलब यहाँ पे विधायिका, विधायिका मतलब कि डिसीजन मेकर। जितने भी निर्णय लेने की शक्ति होती राजा के पास होती थी, और राजा न्यायाधीश के रूप में भी काम करता था। जैसे चंद्रगुप्त देखो, चंद्रगुप्त ने सैन्य और कूटनीति के माध्यम से क्षेत्र का विस्तार किया अपना। अशोक की धम्म नीति और जन कल्याण की नीति प्रेरित है। हमारा वही अर्थशास्त्र में राजा को धर्म प्रवर्तक कहा गया। अशोक के समय पे मौर्य काल में जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र में राजा का कर्तव्य बताया गया कि राजा क्या होता है? धर्म प्रवर्तक होता था, धर्म की रक्षा करने वाला होता है, ठीक है ना? मंत्री परिषद की बात करते हैं तो राजा की सहायता के लिए मंत्री परिषद होती थी। इस मंत्री परिषद में पुरोहित होते थे, सेनापति होते थे, सन्निधाता होते थे, सन्निधाता, जो कि आपका कोषाध्यक्ष होता था। सन्निधाता, जो कि आपका कोषाध्यक्ष होता था। अब आपने महाजनपद काल में कुछ अधिकारियों के नाम पढ़े थे, तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए कि महाजनपद काल के कौन से अधिकारी थे जिनके नाम हमने पढ़े थे, ठीक है ना? पढ़ने का तरीका यही होता है कि जो चीज़ आप पढ़ चुके हो, वो चीज़ आपके माइंड में घूमे। वो चीज़ क्या हो आपके माइंड में घूमे। कहीं ऐसा ना हो कि आगे पाठ कर रहे हो, पीछे सपाट कर रहे हो। क्या? आगे पाठ कर रहे हो, पीछे सपाट कर रहे हो, ऐसा आपका काम नहीं होना चाहिए, ठीक है? चलो, तो अर्थशास्त्र में मंत्रियों का उल्लेख है। मैगस्थनीज आपको बता दूं प्रशासन के लिए 7 विभागों का उल्लेख किया है, याद रखना। मैगस्थनीज महोदय ने कितने 7 विभागों का उल्लेख किया है ना? प्रांतीय शासन की बात करें तो साम्राज्य को 4-5 प्रांतों में डिवाइड किया गया था, 4-5 प्रांतों में बांटा गया था। यदि बात किया जाए उत्तरापद में, तो उत्तरापद में आपका तक्षशिला आता था। उत्तरापद में तक्षशिला आपको देखने को मिलता है। राज्य में आपको मतलब पूर्व में पाटलिपुत्र देखने को मिलता है। अवंती अवंती आपको उज्जैनी, दक्षिणापथ में आपको स्वर्णगिरी और मध्य में आपको तोसलिया कलिंग देखने को मिलता है। यदि इन प्रांतों की बात करें तो प्रांतों का नियंत्रण कौन कर रहता था? जो प्रांत का अधिकारी होता था उनको आर्यपुत्र के नाम से जानते थे, ठीक है ना? जो कुमार होते थे, राजकुमार होते थे, या आपके कहो राजवंश से संबंधित जो व्यक्ति होते थे, उन्हीं को यहाँ पे नियुक्त किया जाता था, उन्हीं को यहाँ पे नियुक्त किया जाता था। शिलालेखों में प्रांतों का उल्लेख मिलता है, ठीक है ना? स्थानीय शासन की बात करें तो स्थानीय नगर ग्राम, नगर का जो प्रमुख होता था उसको नागरिक कहते थे, नागरिक नागरिक। और नगरों में देखरेख करने के लिए राजा की प्रशासनिक व्यवस्था कैसे चल रही है उसको देखरेख करने के लिए गुप्तचर भी नियुक्त किए जाते थे। ग्राम में आपका ग्रामिक होता था और ग्राम भोज होता था। ग्राम भोजक जो आपका होता था, ग्राम भोजक या ग्रामीण या ग्रामिक जो आपके होते थे, गांव का मुखिया होता था, गांव का मुखिया होता था। ये शब्दावली आपसे बार बार पूछी जाती हैं, आसान होती है, आपको याद करना होता है। मेगास्थनीज ने
मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र शहर का वर्णन किया हुआ पूरा, ठीक है ना? तो आपको दिख रहा है कि मेगास्थनीज की बुक इंडिका है, उसमें पाटलिपुत्र शहर का वर्णन है, जो आपको पीवाईक्यू सारे यहाँ पे दिए गए। प्रशासनिक विशेषताओं की बात करें हम लोग, प्रशासनिक विशेषताओं की, तो केंद्रीकरण, राजा का सर्वोपरि नियंत्रण होता था। केंद्रीकरण में क्या? राजा का सर्वोपरि नियंत्रण होता था। राजा का सर्वोपरि नियंत्रण होता था। प्रांतों और नगरों पर केंद्रीय निगरानी, क्या? तो यहाँ पे राजा हो गया, राजा आपको केंद्र में बैठा हुआ है। राजा क्या आपका? राजा यदि केंद्र में बैठा हुआ है, ध्यान रखना, केंद्र के बाहर क्या प्रांत है, प्रांत के नीचे क्या आपके नगर हैं, ग्राम हैं, तो इन सभी पर क्या राजा की निगरानी होती थी। इन सभी पर राजा की निगरानी कैसे? यहाँ के जो प्रधान व्यक्ति होते थे उनकी नियुक्ति राजा के द्वारा की जाती थी। उनकी नियुक्ति राजा के द्वारा या उससे संबंधित किसी व्यक्ति के द्वारा की जाती है, ठीक है? अर्थशास्त्र में केंद्रीय नीति, ठीक है? केंद्रीय नीति का जानकारी मिलती है। प्रांतों और नगरों पर केंद्रीय निगरानी होती थी। नौकरशाही की बात करें तो आपके अधिकारी होते थे। नौकरशाही की बात करें, अधिकारी आपके तो तीर्थ होते थे। 18 वरिष्ठ अधिकारी थे, तो तीर्थ नाम से जानते हैं। आपसे पूछा जाता है मौर्य काल के जो बड़े अधिकारी होते थे उनको क्या तीर्थ करते थे? अमात्य या तीर्थ कहते थे। जैसे कि युक्त हो गया, सन्निधाता हो गया, समाहर्ता हो गया। सन्निधाता क्या होता है? कोषाध्यक्ष होता है। सन्निधाता को आपने पढ़ा था ऊपर, क्या होता था? सन्निधाता, सन्निधाता कोष अध्यक्ष होता है। और समाहर्ता कर संग्रह करने वाला अधिकारी होता है। समाहर्ता क्या होता है आपका? कर संग्रह करने वाला अधिकारी होता है। अर्थशास्त्र में 18 तीर्थ की बात की गई। अर्थशास्त्र में 18 तीर्थ की बात की गई। जासूसी तंत्र की, तो बिल्कुल जासूसी तंत्र भी होता है, तो गुप्तचर आपको देखने को मिलते हैं मौर्य काल में। गुप्तचर भी होते थे, जो कि गूढ़ पुरुष होते थे, और संचारक होते थे, जो कि क्या? गूढ़ पुरुष होते थे और आपके संचारक होते थे, ठीक है ना? गूढ़ पुरुष संचारक के नाम से मिलते हैं। गूढ़ पुरुष संचारक दो प्रकार के होते थे। गूढ़ पुरुष जो आपके होते थे एक जगह पर आपके, इनको संचार भी बोलते हैं। संचारक लोग संचार भी बोलते हैं, उनको संचार भी बोलते हैं नॉर्मली। गूढ़ पुरुष वो जो एक जगह पर रहकर निगरानी करते थे। संचारक जो जो यहाँ से वहाँ संदेश ले जाते थे, मतलब राजा के पास संदेश भेजना है गुप्तचरों का, तो संचारक काम करते थे, ठीक है ना? कार्य क्या था इन गुप्तचरों का? विद्रोह पर नजर रखना, कोई भी सूचना राजा तक पहुंचा। मेगास्थनीज ने जासूसों का उल्लेख किया है। मेगास्थनीज ने इंडिका में जासूसों का उल्लेख किया है। सैन्य संगठन की बात करें तो बिल्कुल अर्थशास्त्र में सेना का विवरण दिया गया है, जो कि एक बार से अति संयुक्त लगती है कि 6 लाख पैदल सैनिक देखने को मिलते हैं, 30,000 घुड़सवार देखने को मिलते हैं, और 9,000 हाथी देखने, जो कि अपने आप में एक अति संयुक्ति लगती है, ठीक है ना? पैदल सेना भी होती थी, अश्व सेना भी, रथ सेना भी, हाथी भी, रथ, नौसेना भी होती थी, ठीक है ना? न्याय व्यवस्था की बात करें, राजा आपको क्या सर्वोच्च अधिकारी था। धम्म महामात्र अशोक ने जनता के लिए नियुक्त किए थे। अशोक ने, आपको पता होगा, अशोक ने न्यायाधीश के रूप में धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी। धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी, जो कि जनता के लिए न्याय का काम करते थे। और इसकी जानकारी कहाँ मिलती है? शिलालेख के पांचवें शिलालेख में, ठीक है ना? शिलालेख में पांचवें, शिलालेख का जो पांचवा लेख है उसमें हमें धम्म महामात्र की नियुक्ति की जानकारी मिलती है, ठीक है ना? जो आपको पांचवा लेख है शिलालेख है, उसमें आपको क्या धम्म महामात्र की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। अशोक की धम्म नीति क्या थी और राजनीति क्या थी? धम्म का प्रभाव, अशोक की धम्म नीति पर धम्म का प्रभाव देखते क्या है? वह सैन्य विजय से धार्मिक विजय की ओर, मतलब कि यदि मैं राज्य विस्तार करना है तो जरूरी नहीं है कि मैं युद्ध के माध्यम से करना। देखो ये बहुत अच्छी बात है, आज वर्तमान युग में अशोक की धम्म नीति कहीं ना कहीं प्रेरणादायक है। क्यों? तो आप कितने बड़े क्षेत्र पर विस्तार कर रहे हो ये मतलब नहीं करता, आप कितना अच्छा शासन कर रहे हो ये बात मायने करती है। तो आप लघु क्षेत्र पर जब शासन करेंगे तो आप अच्छा शासन कर पाएंगे। इसी में आप देखो कितने जिले बनाए जाते हैं, कितने राज्य बनाए जाते हैं। क्यों? राज्य और जब बनाए गए थे तो प्रशासनिक इकाइयाँ क्यों बनाई गई थी? राज्य की आपकी प्रशासनिक इकाइयाँ क्यों बनाई गई थी? सुसंगठित रूप से, सुचारू रूप से क्या हो सके? प्रशासनिक गतिविधियों का संचालन हो सके, प्रशासनिक गतिविधियों का संचालन हो सके, इसलिए आपके ये राज्य बनाए गए थे, आपको पता होगा, ठीक है? ऐसे अशोक भैया बोलते भैया मैं जरूर नहीं है क्षेत्र विस्तार करें, और क्षेत्र विस्तार करना युद्ध के माध्यम से नहीं करो भैया। युद्ध के माध्यम से क्षेत्र विस्तार करने का कोई फायदा ही नहीं है। क्षेत्र विस्तार करो कैसे? धर्म के माध्यम से, धर्म नीति के माध्यम से, सबको जोड़कर, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हम लोग, आगे बढ़ते हम लोग, ठीक है ना? नीति की बात करें तो अहिंसा की नीति, समानता की नीति, जन कल्याण की नीति अशोक के नीतियों में दिखती है, आपको धम्म का प्रभाव दिखता है। शिलालेख के बाद अशोक के 13वां शिलालेख बताता है कि कलिंग के बाद अशोक ने हृदय परिवर्तन हुआ था। अशोक के 13वें शिलालेख में पूछा जाता है, किस शिलालेख में? 13वें शिलालेख में। देखो आपको शिलालेख याद करना होता है, आप लोग क्या करते हैं एक से लेके पूरे लिखते हो फिर याद करते हैं, परेशान हो जाते हो। इसलिए जो मेन मेन चीज़ें मैं बार बार लिख रहा हूँ कि 5वें शिलालेख में धम्मामात की नियुक्ति है, 13वें शिलालेख में कलिंग के बाद हृदय परिवर्तन की नियुक्ति है। भाई एक्सप्लेनेशन भी कर रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ।
कि ऐसे याद करना है, कैसे याद नहीं होगा आपको बताओ? प्रशासनिक सुधार की बात करें तो धम्म महावाद धार्मिक और सामाजिक सुधार की भूमिका भी निभाते थे। मतलब न्यायाधीश के साथ-साथ धार्मिक और सामाजिक सुधार की भूमिका निभाते थे। यात्राएँ करते थे और जनताओं से संपर्क करते थे। शिलालेख 8वें में धम्म यात्रा की उल्लेख मिलता है कि अशोक भी धम्म यात्रा करता है। अशोक भी क्या करता है? अपने राज्य में एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है और धम्म यात्रा मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान में भ्रमण करता है, धम्म यात्रा करता है, ठीक है ना? प्रचार-प्रसार, धम्म का प्रचार-प्रसार कैसे? शिलालेख, धम्म प्रचार की जानकारी देते हैं। प्रमाण कालसी, गिरनार, शिलालेख धम्म प्रचार की जानकारी देते हैं। मौर्य राजनीति के कारण क्या थे? मौर्य राजनीति के कारण क्या थे? भैया ऐसी राजनीति क्यों थी? वही योगदान का वही कौटिल्य का योगदान होगा। अर्थशास्त्र में प्राचीन ढांचा देखने को मिलता है। कूटनीति और संगठन, आर्थिक आधार, कर, व्यापार और खनिज। कर, व्यापार, खनिज प्रमाण मैग्नीज की समृद्धि मैग्नीज बोले समृद्धि के प्रमाण देता है। सैन्य शक्ति, विशाल सेना थी, युद्ध रणनीति थी इनके पास। सेल्यूकस में विजय प्राप्त की थी, इसलिए इनकी राजनीति इस प्रकार थी, केंद्रीय राजनीति। मगध की नींव, बिंबिसार और नंद की विरासत, बिंबिसार और नंद की विरासत देखने को मिलती है। पाटलिपुत्र का विकास, एक सेकंड देना मुझे। तो अब हम कहाँ पे पहुंच गए थे? हम लोग कहाँ गए? कहाँ यहाँ पे, ठीक है ना? तो हमें बताया कि कैसे इनका राजनीति मौर्य काल के ऐसे कारण यहाँ पे दिए गए हैं। कुछ कारण हमने देखे, ठीक है ना? अब आते हैं प्रभाव। तो राजनीतिक एकता के रूप में हमें देखते हैं कि भारत का पहला केंद्रीकृत शासन होता है यहाँ पे। अशोक के शिलालेखों को विस्तार से समझ में आता है कि भैया कैसे केंद्रीकृत शासन कितने क्षेत्र में था। प्रशासनिक मॉडल की बात करें तो बाद में साम्राज्यों ने गुप्तों के लिए आधार प्रशासनिक मॉडल बाद के साम्राज्य जैसे गुप्त साम्राज्य के लिए आधार बना, ठीक है ना? गुप्त काल में समानता दिखती मौर्य काल के प्रशासन से। सामाजिक सुधार की बात करें, धम्म से समानता और कल्याण देखिए, धम्म से क्या समानता और जन कल्याण की बात सामने आई आपकी, ठीक है ना? शिलालेख में जन कल्याण की बात की गई है। और संस्कृति की बात करें तो बौद्ध प्रसार, स्थापत्य, स्तूप इत्यादि देखे गए, ठीक है ना? महत्व बात करें इसका महत्व क्या है भैया? चलिए महत्व की बात करते हैं हम लोग तो केंद्रीय तो नौकरशाही प्रतीक मिलता था, वही हो गया धम्म से राजनीति प्रतीक। अब अशोक की धम्म नीति और प्रशासनिक सुधार, अशोक की धम्म नीति और प्रशासनिक सुधार, ठीक है ना? धम्म नीति अशोक की क्या थी? कलिंग युद्ध के बाद धम्म नीति अपनाई। अशोक अशोक ने क्या कलिंग युद्ध के बाद धम्म नीति अपनाई थी। बौद्ध सिद्धांतों से प्रेरित नैतिक और सामाजिक नीति, क्या बौद्ध सिद्धांतों से प्रेरित नैतिक और सामाजिक नीति, बौद्ध सिद्धांतों से प्रेरित नैतिक और सामाजिक नीति थी अशोक, ठीक है? एक मिनट देना। बौद्ध सिद्धांतों से प्रेरित नैतिक और सामाजिक नीति थी। अशोक की शिलालेख से वही कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मैगजीन इंडिया से जानकारी मिली। विशेषता क्या थी? सैन्य विजय से धार्मिक और प्रशासनिक सुधार की, मतलब कि अशोक ने क्या किया? सैन्य विजय को छोड़ा और धार्मिक और प्रशासनिक सुधार की ओर बढ़ा, ठीक है ना? यहाँ पे एक प्रश्न बहुत अच्छा इंटरव्यू का बनता है आपसे। अशोक ने यदि धम्म नीति अपनाई थी तो अशोक को सेना रद्द कर देनी चाहिए, सेना हटा देनी चाहिए थी। क्यों सेना उसने रख अशोक जानता था बेटा कुत्ता कितना भी कर ले, कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होती, कोई कभी भी आक्रमण कर सकता है, तो उनसे निपटने के लिए हमें सेना चाहिए। साथ ही साथ अपनी मजबूती दिखाने के लिए सेना चाहिए। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भारतीय नीति क्या है वर्तमान में, हम लोग पहले आक्रमण नहीं करते हैं, पहले बस शांत रहते हैं और जैसे ही मौका मिलता है हम छक्का मार देते हैं। लेकिन अभी जो पहलगाम वाला कांड हुआ है ना, अभी अपन को लग रहा है कि मुद्दा शांत हो गया। मोदी सरकार ने क्या किया इस बार, भाई पाकिस्तान भी समझ गया है कि हम लोग 2 बार स्ट्राइक कर चुके हैं, एक बार एयर स्ट्राइक, एक बार सर्जिकल स्ट्राइक कर चुके कि नहीं? 2 बार एयर स्ट्राइक कर चुके हम लोग, एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक हम लोग कर चुके हैं पुलवामा उड़ी के बाद। तो यहाँ पे भी पाकिस्तान को लग रहा है कोई ना कोई कांड होगा, तो सचेत अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा रहा है सीमाओं पे। ऐसे में यदि भारत कोई कदम उठाता है तो फालतू में युद्ध होगा। फिर इंडिया को तो शांति पकड़ो। इसमें इंडिया ने क्या किया? माइंड कन्वर्ट करने के लिए देखना जातिगत जनगणना लेके आ गया, जिसका विरोध बीजेपी सर खुद करती थी। सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा दिया था, सुप्रीम बीजेपी ने, भैया हम लोग समर्थ नहीं है जातीय जनगणना, क्या हम लोग समर्थ नहीं है, ठीक है ना? आपको पता है 2011 में जातीय जनगणना का सर्वे हुआ था, तो उसके आंकड़े भी जारी नहीं किए गए थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे मोदी गवर्नमेंट ने क्या कह दिया भैया, हम लोग समर्थ नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो एकाएक की जातिगत जनगणना, एकाएक का मुद्दा आ गया सामने। भाई अभी तो पहलगाम की चर्चा चल रही थी ना, कैसा है मुद्दा? इसी मुद्दे को लेके समझ रहे ना बात को? थोड़ा माइंड सबका अलग करना है, मीडिया को वहाँ से अलग करना है। क्यों? और सरकार कुछ भी करती है,
सेना कुछ भी कर रही है, मीडिया तुरंत छाप दे रही है, तुरंत छाप दे रही है। ऐसे में पाकिस्तान को सारी सूचना जा रही है कि नहीं? मतलब सरकार के हर कदम पर मीडिया की नज़र थी। अब ऐसे में क्या हो सकता है? गुप्त मीटिंग इत्यादि चीज़ें हो सकती है। ठीक है ना? गुप्त मीटिंग इत्यादि चीज़ें हो सकती हैं। तो ये ध्यान रखना, गवर्नमेंट कुछ काम दिमाग से कर रही है ना, कुछ ना कुछ कांड करके रहेगी। कुछ ना कुछ मोदी सरकार कांड करके रहेगी। सेना को फ्री हैंड तो दे रखा है कि नहीं? जो करना करो, देखना तो होगा कुछ ना कुछ। अशोक की धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत क्या था? अशोक की धम्म नीति, इसका मुख्य सिद्धांत क्या है बेटा? मुख्य सिद्धांत आपसे पूछा है। मुख्य सिद्धांत क्या? अहिंसा, सत्य और नैतिकता, समानता, जन कल्याण। ठीक है ना? मतलब अहिंसा, हिंसा का त्याग करो, और पशु बलि पे अशोक ने रोक लगा दी। सत्य और नैतिकता की बात करें, सत्य बोलना और सम्मान करना सभी का, अपने का, बड़ों का, बुजुर्गों का, पिता का, माता का। वर्ण जाति भेदभाव का विरोध, मतलब आप वर्ण व्यवस्था को मत मानो, इसका विरोध करो। जाति व्यवस्था का विरोध करो। हालांकि इनने अपने स्तर पे बोला था, अपने स्तर से कोई रोक नहीं लगाई थी, इसमें कोई कानूनी प्रावधान नहीं बनाए थे, सिर्फ रोक लगाई थी। ठीक है? जन कल्याण की बात करें, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण की बात आती है। ठीक है ना? स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए काम किया। जानकारी कहाँ से मिलती है अशोक की धम्म नीति की? 13वें शिलालेख से मिलती है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और अहिंसा की ओर बढ़ा था, धम्म नीति की ओर बढ़ा। प्रचार के तरीके क्या थे धम्म नीति के? प्रचार के तरीके, 14 प्रमुख शिलालेख और 7 स्तंभ लेख और कुछ लघु शिलालेखों से विचार किया। तो याद रखना, 14 प्रमुख शिलालेखों के माध्यम से, 7 स्तंभ लेखों के माध्यम से और कुछ लघु शिलालेखों के माध्यम से प्रचार किया, जो कि प्राकृत भाषा, ब्राह्मी भाषा, यूनानी, अरमाइक, खरोष्टी, ग्रीक लिपि में लिखे गए हैं। ठीक है ना? शिलालेख 5 में धम्म महामात्र की नियुक्ति की गई है, जो कि एक जगह से दूसरी जगह पे यात्रा करता था। यात्रा की जानकारी 8 से मिलती है, धम्म यात्रा की जानकारी 8 से मिलती है, और धम्म महामात्र की नियुक्ति की जानकारी शिलालेख 5 से मिलती है। ठीक है? कालची शिलालेख में इसका एग्जाम्पल मिलता है। वैश्विक प्रसार की बात करें तो श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड बौद्ध मिशन भेजे। राजदूत यूनान था 1900 तक। एंटिओनस और टॉलमी भारत में है। यूनान और मिस्र के राजदूत भारत में है। यूनान कौन था? एंटिओगस। और मिस्र का टॉलमी। ठीक है ना? शिलालेख 2 से विदेशी संबंध की जानकारी मिलती है। आपको पता है विदेशी संबंध में आपको दक्षिण भारत के कुछ राज्यों के नाम भी इसमें मिलते हैं। ठीक है ना? प्रशासनिक सुधारों की बात कर रही थी, प्रशासनिक सुधारों की, तो धम्म महामात्र स्थापना के 13वें वर्ष के बाद हृदय परिवर्तन होता है और धम्म महामात्य की नियुक्ति होती है। शिलालेख में धम्म महामात्यों की नियुक्ति का वर्णन दिया गया है, जो कि धम्म प्रचार का काम करते थे, जनता की शिकायतें भी सुनते थे और सामाजिक सुधार का काम भी करते थे, न्याय का काम भी करते थे। धम्म यात्राएं, युद्ध की वजह जनता से संपर्क करने के लिए राजा ने खुद धम्म की यात्रा की। उदाहरण के लिए बौद्ध गया भी गया है, कपिलवस्तु भी गया है, सारनाथ भी गया है। शिलालेख के 8वें शिलालेख से मिलता है कि अशोक ने क्या धम्म यात्राएं की है। जन कल्याण की बात करें, स्वास्थ्य के लिए अस्पताल, औषधि का वितरण किया है। शिक्षा के लिए बौद्ध विहारों का समर्थन किया है। वृक्षारोपण और कुएं खुदवाए जनता के लिए। ठीक है ना? और प्रमाण इसकी शिलालेख नंबर 2 से मिलता है। पूछा जाता है 12 में, शिलालेख नंबर 2 से मिलता है क्या? चिकित्सा सुविधाएं, मतलब कि अस्पताल, औषधि वितरण, और सिर्फ मनुष्यों के लिए नहीं, पशुओं के लिए भी। मनुष्यों के लिए, पशुओं के लिए भी। न्याय व्यवस्था के दंड में नरमी रखी, कैदियों की रिहाई की। ठीक है? न्याय सुधार का उल्लेख कहाँ पे? 4 में मिलता है। दंड में नरमी की, कैदियों की रिहाई की, शिलालेख 4 में इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है ना? प्रांतीय नियंत्रण की बात करें, प्रांतीय नियंत्रण की, तो प्रांतों में धम्म के लिए अधिकारी नियुक्त किए। प्रमाण तोसली शिलालेख में कलिंग में सुधार की बात करते हैं। ठीक है ना? अर्थशास्त्र में योगदान, अर्थशास्त्र का योगदान क्या रहा? प्रशासनिक व्यवस्था में, धम्म नीति में अर्थशास्त्र का योगदान क्या रहा? तो भैया प्रशासनिक ढांचे में अर्थशास्त्र का योगदान क्या रहा? कौटिल्य का अर्थशास्त्र बोलता है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य शासन का आधार था। ये सुझाव देता है कि केंद्रीय शासन होना चाहिए, जासूसी व्यवस्था होनी चाहिए, कर प्रणाली होनी चाहिए, इस पर केंद्र का नियंत्रण होना चाहिए। अशोक ने प्रभाव क्या था? अशोक ने इसे जन कल्याण में ढाला। अशोक ने सबको क्या जन कल्याण के रूप में ढाला। ठीक है ना? अर्थशास्त्र में धम्म के समान नैतिकता की बात की गई। तो आपसे पूछा जाएगा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में धम्म की बात की गई? नहीं, वहाँ पे नैतिकता की बात की गई। उसी नैतिकता से अशोक के धम्म भी सम्मिलित हो जाता है। सैन्य और आर्थिक नीति की बात की जाए तो सैन्य संगठन आपने देखा, कर संग्रह की व्यवस्था आपने देखी। अशोक ने सैन्य का उपयोग कम कर धम्म पर जोर दिया था। अर्थशास्त्र में सेना का उल्लेख है, लेकिन अशोक ने शांति चुनी, बट लेकिन तब भी अशोक ने सेना को रद्द नहीं किया था। नौकरशाही की बात करें, ये तो अधीक्षक होते थे, ठीक है ना, जो अशोक की व्यवस्था को निरंतर बनाए रखते थे। अशोक की व्यवस्था को निरंतर बनाए रखते थे। आप देखते हो कि अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों का उल्लेख मिलता है। अर्थशास्त्र में क्या 18 तीर्थों का उल्लेख मिलता है। मेगास्थनीज के योगदान की बात करें, मेगास्थनीज के योगदान की बात करें तो प्रशासन का विवरण भाई आप देखो, इंडिका में पाटलिपुत्र का वर्णन मिलता है, किलेबंदी और नागरिक के रूप में। ठीक है ना? कुम्हार की बात करें तो पाटलिपुत्र में अवशेष मिलते हैं, लकड़ी की संरचनाएं मिलती हैं, और मेगस्ती बताता है। नौकरशाही और समाज की बात करें तो मेगस्ती बताता है
कि 7 प्रकार के विभाग यहाँ पे स्थापित किए गए थे। सेना, व्यापार, शिल्प इत्यादि संबंधित थे। अशोक के धर्म सुधारों में संगति थी, है ना? जो कि नैतिकता से बात करते थे। मेगास्थनीज ने जासूस, अशोक के गुप्तचरों की चर्चा की है। सांस्कृतिक चित्रण में तो मेगास्थनीज ने समृद्धि और संगठन का उल्लेख भी किया है। पाटलिपुत्र की समृद्धि और संगठन का भी उल्लेख किया है, जो आपकी व्यापारिक श्रेणी इत्यादि होती थी। ठीक है? ठीक, चलो, ठीक है ना? अशोक ने धर्म से केंद्रीकृत शासन में नरमी रखी। शिलालेख 6 में मिलता है, स्थानीय जानकारी मिलती है। सामाजिक की बात करें तो समानता और अहिंसा का प्रचार। शिलालेख 9 में सामाजिक नियम की बात की गई है। शिलालेख 9 में सामाजिक नियम की बात की है। यहाँ पे समानता और अहिंसा की बात की गई। बौद्ध धर्म का वैश्विक स्तर पर प्रसार हुआ है। ये तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी अशोक के नेतृत्व में। आप बताओगे यहाँ पे अध्यक्ष कौन था? यहाँ पे अध्यक्ष कौन था? ठीक है, ठीक है, तो आपको याद है ना, शिलालेख 5 याद रखना आपको क्या? यहाँ पे धर्म महामात्रों का उल्लेख मिलता है और शिलालेख 13 में आपको कलिंग की जानकारी मिलती है, कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है ना? सारनाथ जो कि धर्म का प्रतीक, ठीक है ना? मौर्य काल में समाज कैसा था? मौर्य काल में समाज कैसा था? समाज देखते हैं तो शहरीकरण यहाँ पे शुरू हो गया था। केंद्रीकृत शासन था और धर्म का प्रभाव था, ठीक है ना? इस प्रकार का यहाँ पे देखने को मिलता है। समाज की बात करें तो समाज में वर्ण व्यवस्था थी। बिल्कुल, समाज में वर्ण व्यवस्था थी और 4 वर्ण में समाज विभाजित था। 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैसे शूद्र में विभाजित था। बात की जाए तो ब्राह्मणों का काम क्या था? ब्राह्मण पुरोहित होते थे, शिक्षक होते थे और धार्मिक काम करते थे। धार्मिक प्रबंधन तो रहता था, ये धार्मिक काम करते थे, ठीक है ना? धार्मिक क्रियाकलाप करते थे। वहीं बात करें क्षत्रियों की, क्षत्रियों में क्या? क्षत्रिय शासक होते थे, सैनिक वर्ग होते थे। और राजवंश आपको क्षत्रियों का राजवंश दिखता है। वैश्यों की बात करें, व्यापारी और किसान से होते थे। श्रेणी और गृहपति यहाँ पे दिखते हैं। श्रेणी या श्रेष्ठी, श्रेणी, व्यापारियों का श्रेणी वर्ग आपको दिखेगा, ठीक है ना? शूद्र का काम क्या था? सेवाकार था, दास का काम था शूद्रों का। फिर हमारा बात करें तो अर्थशास्त्र में वर्णन मिलता है। परिवर्तन, अशोक की धम्म नीति से समानता का, अशोक की धम्म नीति से समानता का प्रयास मिलता है। अशोक की धम्म नीति से समानता का प्रयास मिलता है, ठीक है ना? यदि नए वर्ग की बात करें, अशोक की धम्म नीति से वर्ण व्यवस्था में समानता का प्रयास, ध्यान रखना, वर्ण व्यवस्था में समानता का प्रयास देखा गया अशोक की धम्म नीति से। नए वर्ग की बात करें तो श्रेणी वर्ग, गृहपति वर्ग। श्रेणी कौन होते थे? जो धनी व्यापारी होते थे, शहरी समृद्ध होते थे, वह श्रेणी वर्ग होते थे। श्रेष्ठी वर्ग, श्रेष्ठी वर्ग, श्रेष्ठी होते थे। श्रेष्ठी क्या? धनी व्यापारी और शहरी समृद्ध वर्ग होता था। श्रेणी क्या होती थी? श्रेणी व्यापारियों को समूह होती थी, शिल्पकारों को समूह होती थी। गृहपति कौन होते थे? जो समृद्ध किसान होते थे, जो करदाता होते थे, उनको गृहपति करते थे। मेगास्थनीज ने 7 वर्गों का उल्लेख किया है। शिल्पी और किसान जैसे 7 वर्गों का उल्लेख किसने? मेगास्थनीज ने किया हुआ है, ठीक है ना? दास प्रथा की बात करें, दास प्रथा की बात करें हम लोग, तो आर्थिक और युद्धबंदी, जो आर्थिक रूप से कमजोर होते थे, जिन्होंने उधार लिया होता था, जो टैक्स नहीं चुका पा रहे थे, वो क्या होते थे? दास होते थे। और युद्धबंदी जो होते थे वो भी दास के रूप में काम करते थे। अशोक ने दासता को कम करने का प्रयास किया। अशोक ने क्या किया? दासता को कम करने का प्रयास किया। अर्थशास्त्र में दास के लिए नियम दिए गए। अर्थशास्त्र में क्या? दास के नियम दिए गए। शिलालेख 9 जो कि क्या? समानता की बात करता है। शिलालेख 9 क्या? आपकी जो समानता की बात करता है, ठीक है ना? महिलाओं की स्थिति की बात कर रही थी समाज में, तो घरेलू महिलाएं क्या? घरेलू भूमिका निभाती थी। और बौद्ध भिक्षुओं संघ में बौद्ध भिक्षुओं के संघ में प्रवेश करने संघ में सुधार किया गया। उदाहरण के लिए विशाखा, जो कि दानदायनी थी, दानदायनी के रूप में उल्लेखित है विशाखा का, ठीक है ना? जो वो की बौद्ध भिक्षुणी थी। सूत पिटक में भिक्षुणियों की जानकारी मिलती है, जो कि आपके बौद्ध भिक्षुणी होती हैं, इनकी जानकारी सूत पिटक में मिलती है, सूत पिटक में, ठीक है ना? आपको याद हो सूत पिटक क्या है भैया? सूत पिटक क्या है? अभिधम पिटक क्या है? और आपका विनय पिटक क्या है? इन तीनों के बारे में बता चुका हूँ। कब लिखे, किस संगति में लिखे, आप लोग जल्दी कमेंट में बताओगे, ठीक है ना? अशोक की धम्म नीति के प्रभाव की चर्चा करते हैं। अशोक की धम्म नीति के प्रभाव की चर्चा करते हैं। सामाजिक समानता देखने को मिलती है। वर्ण और जाति भेद पर रोक, वर्ण और जाति भेद पर रोक, सभी के लिए दम, अहिंसा और सत्य की बात करते हैं। सामाजिक समानता का उल्लेख शिलालेख 9 से मिलता है। बार बार बता रहा हूँ, शिलालेख 9 याद कर लें, ठीक है ना? जो हमने कितने याद कर लिए? शिलालेख नंबर 2 याद कर लिए, चिकित्सा और स्वास्थ्य से संबंधित है। 5 धम्म धम्म महामात की नियुक्ति से संबंधित है। 8 धम्म यात्रा से संबंधित है। 9 किससे हो गया? सामाजिक समानता से हो गया। 13 किससे हो? कलिंग युद्ध से संबंधित। अब देखो आपको 5 शिलालेख तो ही याद हो गए, 13 टोटल है। धीमे धीमे आपको याद होते जाएंगे। अब जो महत्वपूर्ण है वो तो आपको याद हो ही जाएंगे। आप कोई चीज़ बार बार रिपीट करते हो, ये बात ध्यान रखना, वो चीज़ आपको याद हो जाती है, ठीक है ना? जन कल्याण की बात करें तो स्वास्थ्य सुविधाएं आपको देखने को मिलती हैं। शिक्षा और बौद्ध विहार आपको देखने को मिलेंगे शिक्षा के लिए। शिलालेख 2 में अस्पताल की जानकारी लिख रहा है, अस्पताल जो कि सिर्फ मनुष्यों के लिए नहीं
पशुओं के लिए भी इस प्रकार की जानकारी मिलती है। नैतिकता की बात करते हैं, पशु को माता-पिता, गुरुओं को सम्मान देखने को मिलता है समाज में। पशु हिंसा पर रोक देखने को मिलती है। शिलालेख 1 में देखो, शिलालेख 1 में पशु बलि पर प्रतिबंध। आप देख रहे हो उसे कितना अशोक हिंसा से कितना प्रभावित था। उसने सीधा जो पहले पहला शिलालेख छापा उसमें उसने क्या अहिंसा की बात कर दी और पशु बलि पर भी प्रतिबंध लगा दिया। पशु बलि पर भी प्रतिबंध लगा दिया। धार्मिक सहिष्णुता अशोक के अंदर धार्मिक सहिष्णुता मौर्य काल में, तो ये बौद्ध, जैन धर्म, आजीवक वैदिक संप्रदाय को समर्थन करता है। धार्मिक सहिष्णुता की जानकारी कहाँ से मिलती है? शिलालेख 12 से मिलती है कि सभी को अपने धर्म का सम्मान करने का हक है, लेकिन दूसरों की बुराई ना करें, दूसरों का भी सम्मान करें। कहाँ से मिलती है? शिलालेख 12 से। शिलालेख 12 भी आपको यहाँ पे देखने को अब मिल गया है। ठीक है ना? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हम लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना? अर्थशास्त्र का योगदान देखते हैं, अर्थशास्त्र का योगदान देखते हैं। तो देखो अभी मैं क्या देखा, उस समय पे समाज कैसी थी, उस समय पे समाज कैसी थी, अशोक की धम्म नीति का समाज पे कैसे प्रभाव पड़ा, तो पढ़ने का तरीका क्या है। सामान्य तो 4-5 ये स्रोत है ना, उन स्रोतों से क्या प्रभाव पड़ता है, क्या जानकारी, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी होती है। बहुत अच्छे से कंटेंट बनाएगा बेटा, जो कि आपके यूजीसी नेट या टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, ठीक है ना? यहाँ पे अशोक का, अब अर्थशास्त्र का योगदान क्या था समाज में, अर्थशास्त्र का योगदान क्या था समाज में, मतलब कि अर्थशास्त्र से मौर्य समाज की क्या जानकारी मिलती, वो आपको यहाँ पे बताया जाएगा। जैसे बोलता है, व अर्थशास्त्र में वर्णों के कर्तव्यों और अधिक कर्तव्य पालन न कर दंडों का उल्लेख किया गया है। दंड का उल्लेख किया गया है। दास प्रथा का उल्लेख है और दासों के लिए नियम का उल्लेख है। श्रेणी और संगठन का उल्लेख है और श्रेणी कैसे अपने अपने लोगों के लिए न्यायपालिका की भूमिका निभाते हैं, वो भी यहाँ बताया गया है। अर्थशास्त्र में वर्ण आधारित समाज बताई गई है। ठीक है ना? आर्थिक आधार की बात करें, आर्थिक आधार क्या है? तो समाज में आर्थिक विभाजन, किसान, शिल्पी इत्यादि में क्या है? आर्थिक विभाजन देखने को मिलता है। अर्थशास्त्र में गृहपति शब्द का उल्लेख मिलता है। क्योंकि धनी किसान होते थे आपके, ठीक है ना? बड़े घरेलू लोग होते थे। शासनिक प्रभाव करें, सामाजिक व्यवस्था पर राज्य का नियंत्रण, समाज व्यवस्था पर राज्य का नियंत्रण। आपको पता है राज राजा का काम क्या है? राजा का काम धर्म प्रबंधन का है। राजा का काम क्या है? राजा का अर्थशास्त्र के अनुसार राजा का काम क्या है? राजा क्या है? धर्म प्रवर्तक के रूप में भूमिका निभाता है। राजा क्या आपके धर्म प्रवर्तक के रूप में भूमिका निभा रहा है, और जो धर्म प्रवर्तक के रूप में भूमिका निभा रहा है, तो वैदिक धर्म क्या बोलता है भैया? वैदिक धर्म बोलता है कि क्या करो, चारों वर्ण व्यवस्था को बनाए रखो, ठीक है? मैगस्थनीज की बात करते हैं, तो मैगस्थनी बताया 7 वर्गों का उल्लेख करता है। अब सुन लो यहाँ पे, समाज में 7 वर्गों का उल्लेख करता है, कौन है? दार्शनिक, किसान, चरवाहे, शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक, सलाहकार। एक बार फिर से पढ़ो। नंबर 1 दार्शनिक, किसान, चरवाहे, शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक, सलाहकार। 7 प्रकारों के वर्गों के उल्लेख करता है मैगस्थनी, ठीक है, इंडिका में। शहरी समाज की बात करें, पाटलिपुत्र की समृद्धि और संगठन की बात करता है। प्रमाण की बात करें, तो पाटलिपुत्र के अवशेष की बात करता है। सामाजिक जीवन वही नैतिकता अनुशासन का उल्लेख करता है ना? आदर्श समाज पर प्रभाव, समाज पर क्या प्रभाव पड़ा था शहरीकरण का? शहरीकरण का क्या प्रभाव था भैया? नगरों का विकास हुआ, नगरों का विकास हो रहा है, व्यापारी और शिल्पी वर्गों का उदय हो रहा है। व्यापारी और शिल्पी वर्गों का उदय हो रहा है। व्यापारी शिल्पी आज भी देख लो वर्तमान भारत में कहीं वर्ण व्यवस्था इससे कमजोर होती है, ठीक है ना? जहाँ पे आर्थिक लेन-देन अधिक होता है, अर्थव्यवस्था अच्छी होती है, वहाँ पे वर्ण व्यवस्था, रूढ़िवादिता कम होती है। धार्मिक प्रभाव की बात करें, बौद्ध और जैन धर्म देखा गया और वैदिक धर्म यहाँ पे कमजोर होता है। सांची की संस्कृति की बात करें, तो यूनानी प्रभाव आपको दिख रहा है गंधार शैली के रूप में, ठीक है ना? तक्षशिला के सिक्के के सामाजिक सुधार की बात करें, तो अशोक का धम्म समानता और कल्याण की बात करता है, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। मौर्य काल में अर्थव्यवस्था, मौर्य काल में अर्थव्यवस्था कैसी थी इसकी बात पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना? मौर्य काल में अर्थव्यवस्था, सामाजिक सुधार की बात करते हैं, तो अशोक का धम्म जो समानता और कल्याण की बात करता है। बात है अशोक की अर्थव्यवस्था पे हम लोग आ चुके हैं। अशोक की अर्थव्यवस्था, अशोक की अर्थव्यवस्था भैया बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है यहाँ पे। वही केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था थी, कृषि आधारित थी और व्यापार का विस्तार हुआ, यहाँ पे व्यापार का विस्तार हुआ। आप देखते हैं कृषि के क्षेत्र में मुख्य आधार धान, गेहूं, जौ, दालें, जिनका अधिशेष उत्पादन भी होता था। मुझे नहीं लगता बच्चे नहीं हो कि अधिशेष उत्पादन आपको बताना पड़े। सिंचाई की बात करें, नदियाँ थी यहाँ पे, गंगा, सोन नदी, कुएँ, तालाब, यमुना नदी। शिलालेख की बात करें, तो शिलालेख 2 में सिंचाई उपकरणों की बात मिलती है।
वहीं शिलालेख 2 में पशु चिकित्सालय की बात भी मिलती है, ध्यान रखना, ठीक है ना? पशु चिकित्सालय की बात मिलती है, सिंचाई सुविधा की बात मिलती है। राजकीय भूमि को सीता भूमि कहते थे। यहीं पे देखो राजकीय भूमि को सीता भूमि कहते हैं। यही आप मुगल काल में दिल्ली सल्तनत पढ़ोगे खालसा भूमि के नाम से आएगा। आएगा, खालसा भूमि आएगा, ठीक है ना? तो राजकीय जो भूमि होती थी, राजकीय भूमि को सीता भूमि बार-बार एग्ज़ाम में पूछा गया सीता भूमि क्या होती है? और भूमियों से कर संग्रह किया जाता था। अर्थशास्त्र में सीता भूमि की जानकारी मिलती है। अधिशेष जब अधिशेष उत्पादन हुआ तो इससे शहरीकरण को बढ़ावा मिला और व्यापार का आधार बना। क्यों बना है? मैं आपको पहले दिन से समझा रहा हूँ, अधिशेष कैसे शहरीकरण को बढ़ावा देता है। कैसे देता है? भैया जैसे अधिशेष उत्पादन हो गया, आपको खाने को मिल गया तो आप क्या करोगे? कुछ और काम कर सकते हो। यदि आपके पास खाना ही करने होगा तो पढ़ोगे कैसे? है कि नहीं? क्या बोलते हैं? खाएगा नहीं तो कमाएगा कैसे? मतलब कमाएगा नहीं तो खाएगा कैसे? खाने को नहीं होगा तो कुछ और काम करेगा कैसे? बराबर ना? यदि आपको खाने का होगा तो आप घूम सकेगा, आप पढ़ ही सकेगा, आप एग्ज़ाम निकाल सकेगा बाबू, है कि नहीं? व्यापार की बात करते हैं, तो आंतरिक व्यापार हो रहा था और बाह्य व्यापार भी हो रहा था। आंतरिक व्यापार में आप देखते हो कि उत्तरापथ जो कि तक्षशिला से होते जाता था, दक्षिणापथ जिस पर स्वर्णीय व्यवस्थित था, वस्तुएँ अनाज, कपड़ा, लोहा, व्यापार, चोपड़ा से सिक्के मिले हैं, ठीक है ना? बाह्य व्यापार यूनान में श्रीलंका से मसाले रत्न का होता था। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की समृद्धि और व्यापार की जानकारी दी है। बंदरगाह ताम्रलिप्ति भृगुकच्छ आपका भृगुकच्छ पश्चिमी में था। गुजरात से भृगुकच्छ मिलेगा आपको और ताम्रलिप्ति आपको बंगाल में मिलेगा। ताम्रलिप्ति आपको बंगाल उड़ीसा बंगाली क्षेत्र में मिलेगा, ठीक है ना? ताम्रलिप्ति बंदरगाह। शिल्प और उद्योग तो लोहारी थे, मधुबनी थे, कपड़ा आंसू श्रेणियाँ थी आपकी गिल्ड्स श्रेणियाँ। श्रेणियाँ क्या होती है पूछा जाता है। शिल्पकारों का संगठन होता था और राज्य के नियंत्रण की भूमि होती थी। अर्थशास्त्र की बात करें तो यहाँ पे अर्थशास्त्र में अधीक्षक की बात की गई है। अर्थशास्त्र में अधीक्षक जो कि शिल्प प्रबंधक होता था। खनन लोहा तांबा सोना से धनन दक्कन से खनन किया जाता था। तक्षशिला में लोहे के अवशेष मिलते हैं। मुद्रा की बात करें चांदी के सिक्कों सुन लो मौर्य काल में चांदी के सिक्कों कसारपण तांबे के सिक्कों मासक याद रख लेना। चांदी के सिक्कों कसारपण और तांबे के सिक्के को मासक कहते हैं। चिन्हित सिक्के जो होते हैं वो पंचमांक सिक्के कहलाते हैं, पहले से चले आ रहे हैं महाजनपद काल में। चोपड़ा और तक्षशिला से सिक्के मिले। व्यापार और कर सुविधा सिक्कों से क्या होती है व्यापार और कर सुविधा में आसानी होती थी, ठीक है ना? अब मुझे आपको चीज़ नहीं बतानी कि भाई सिक्कों से कैसे आसानी होती, मुद्रा से कैसे आसानी होती, ठीक है ना? कर प्रणाली भूमि कर 1/6 भाग आज आपने आज ही देखा था कि मुगल काल के विभिन्न शासकों के माध्यम से कर भूराशि पूछा गया है। ये आपको याद है किसी काल में से कितना तो भू मौर्य काल में होगा 1/6 कर भाग था। व्यापार कर मिलता था, चुंगी भी मिलती थी, व्यापार कर मिलता था, चुंगी मिलती थी और भूराशि से भी कर मिलता था। अधिकारी होता समाहर्ता जो कि कर संग्रह करता था, सन्निधाता जो कि कोषाध्यक्ष होता था। सन्निधाता कोषाध्यक्ष, समाहर्ता आपका क्या होता था? कर इकट्ठा करने वाला। अर्थशास्त्र में कर का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र में क्या? कर का विवरण मिलता है, ठीक है ना? सेना, प्रशासन और जन कल्याण के लिए कर का यूज़ किया जाता था, ठीक है ना? अशोक की धम्म नीति का प्रभाव तो क्या हो भैया? जन कल्याण के काम किए, सड़कें, अस्पताल, वृक्षारोपण बनवाए, आर्थिक से पशु बलि पर रोक लगाई, जिससे कृषि का विकास देखो, पशु बलि पर रोक लगाई, जिससे क्या हुआ? कृषि का विकास हुआ, कृषि का विकास हुआ, ठीक है ना? प्रमाण शिलालेख 1 में पशु हिंसा के प्रति दान और खर्च बौद्ध विहारों के लिए दान दिया। दान का उल्लेख अशोक के 6वें शिलालेख में सॉरी 7वें शिलालेख में दान का उल्लेख मिलता है। अब लो पहला हो गया, दूसरा हो गया, 5वां हो गया, 7वां हो गया, 8वां होगा, 9वां हो गया, 13वां हो गया, अब कौन सा रह गया भाई? अधिकांश सारे शिलालेख पढ़ते जा रहे हैं ना बार-बार कहीं और सब एक साथ पढ़ोगे आप। सबको ये सब पढ़ना ही है। अर्थशास्त्र का क्या उदाहरण भैया? तो अर्थशास्त्र में आर्थिक नीति कैसी थी? कि राज्य नियंत्रित कृषि होती थी। राज्य नियंत्रित कृषि की और जानकारी मिलती है। फिर अर्थशास्त्र में बताया गया कि राज्य के पास सीता भूमि होती थी, पर राजा कृषि करवाता था। व्यापार और शिल्प पर अधीक्षक नियंत्रण होता था, अधीक्षक होता था केंद्र का, ठीक है? अर्थशास्त्र में कर की जानकारी दी गई है और शिल्प नियम की जानकारी भी दी गई है। कर प्रणाली में भूमि और व्यापार से कर उत्पन्न होता था। अर्थशास्त्र में समाहर्ता और सन्निधाता जैसे अधिकारियों का उल्लेख दिया गया। संसाधन प्रबंधन की बात करें तो खनन, वन और व्यापार बाजार नियंत्रण की बात करते हैं। अर्थशास्त्र में खान अधीक्षक की जानकारी मिलती है। अच्छा बताओ अर्थशास्त्र में कितने तीर्थ होगी? कितने अधिकारियों की जानकारी मिलती है? मुख्य जो तीर्थ है कितने? 18 अभी पढ़ा था अपन ऊपर की 18 तीर्थों की जानकारी मिलती है। मेगास्थनीज के योगदान की बात करें मेगास्थनीज के योगदान की बात करें भैया पाटलिपुत्र के बाजार की बात करता है, समृद्धि की बात करता है, ठीक है? शिल्प व्यापार की बात करता है। अब ये चीज़ आपको बार-बार नहीं पढ़नी, अब ये चीज़ आपको बार-बार पढ़नी नहीं है। 1-2 बार होगी, अब आपको सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पे रखी है, हाँ, देखो इतना अच्छा कंटेंट है बस, ठीक है ना? रिवीजन के लिए भाई 2-3 बार देखो आपको रिवाइज़ हो जाएगा।
नीचे आपको बार-बार नहीं पढ़नी होती। प्रभाव क्या हुआ? अर्थशास्त्र से आर्थिक एकीकरण हुआ। साम्राज्यवाद व्यापार और करने क्या किया? आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा दिया। उत्तरापथ से दक्षिणापथ से सिक्के मिलते हैं। शहरी विकास, नगरों का आर्थिक महत्व बढ़ा, जैसे तक्षशिला और उज्जैनी। नगरों का आर्थिक महत्व बढ़ा, जैसे तक्षशिला और उज्जैनी आपको देखने को मिलती है ना। प्रमाण की बात करें, भई आप देखो विद्वान मिलते हैं यहाँ से विभिन्न प्रकार के, ठीक है ना। सामाजिक प्रभाव की बात करें, श्रेष्ठी और गृहपति वर्ग का उदय, श्रेष्ठी और गृहपति वर्ग का उदय आप देख सकते हो। शिलालेख 5 में धम्म महावाद की जानकारी मिलती है भाई, ठीक है ना। अशोक की धम्म और उसकी प्रकृति, बार बार अशोक की धम्म नीति से प्रश्न आती है, इसलिए अशोक का धम्म उसकी प्रकृति बार बार यहाँ पे आ रही है, जो आप लोग पढ़ चुके हैं, जो आप लोग पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। उस 9वें विभाग में क्या नैतिकता की बात की गई, गरीबों कैदियों को सुधार, धम्म महावाद की नियुक्ति, पशु बलि पर रोक, धार्मिक प्रकृति आपको सहिष्णुता, प्रशासनिक नीति आपको दिख रही है, ये आप पढ़ चुके हो। अब यहाँ पे आपको जानकारी नहीं चाहिए, क्या है क्या नहीं है। लो वृक्षारोपण का उल्लेख देखो, यहाँ पे पशु बलि आते हैं, पशु बलि का उल्लेख एक मिलता है, वृक्षारोपण साथ में मिलता है, सामाजिक व्यवहार नैतिकता का उल्लेख आदमी तारीख 9 में मिलता है, ठीक है ना। धर्म का प्रचार कैसे हुआ आप लोग पढ़ चुके हो इनको, ठीक है, इनको आप लोग पढ़ चुके हो। देखो श्रीलंका भेजा था किसने, श्रीलंका किसको, महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था, महेंद्र और श्रीलंका को, महेंद्र और संघमित्रा इसके पुत्र और पुत्री, महेंद्र पुत्र है, संघमित्रा पुत्री है। इनको श्रीलंका भेजा था, क्यों भेजा था, ये मिशन पे भेजा था, किसके लिए, अपने धर्म प्रसार के लिए, अपने धर्म प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सामाजिक एकता की बात हो, सामाजिक एकता की बात क्या कर रहे हैं, शिलालेख 12 में कर रहा है, यार है ना। सामाजिक एकता की बात शिलालेख 12 में कर रहा है, समानता की बात और नैतिकता की बात शिलालेख 9 में कर रहा था, ठीक है ना। ये याद रखते चलना बेटा, भाई आएंगे आपकी सारी चीजें। मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, विघटन कैसे हुआ, मौर्य साम्राज्य का पतन विघटन महत्वपूर्ण है। अशोक की मृत्यु हो जाती है 232 ईसा पूर्व में, 150 ईसा पूर्व आते आते तक मौर्य साम्राज्य का पतन हो जाता है। और बृहद्रथ नामक एक व्यक्ति होता है जो अंतिम गुप्त शासक, अंतिम मौर्य शासक होता है, जिसकी हत्या शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग द्वारा कर दी जाती है। इसकी हत्या पुष्यमित्र के शुंग द्वारा कर दी जाती है। पुराणों में विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस की जानकारी मिलती है, विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस की जानकारी मिलती है, पुराणों में जानकारी मिलती है, बौद्ध ग्रंथ दिव्यवदान में इसकी जानकारी मिलती है कि भई हाँ, शुंग शासक जो पुष्यमित्र शुंग था, इसने क्या किया था, इसकी हत्या की थी, ठीक है ना, इसकी हत्या की थी। आगे बढ़ते हम लोग। ठीक है, विशेषता की बात, केंद्रीकृत साम्राज्य का तेजी से विघटन हुआ, केंद्रीकृत साम्राज्य का तेजी से विघटन हुआ। मौर्य साम्राज्य के पतन की बात करते हैं, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण क्या थे भैया, तो अशोक के बाद उत्तराधिकारी कमजोर मिले, अशोक के बाद कमजोर उत्तराधिकारी मिले, जैसे शासक दशरथ, कुणाल, संप्रति, वृद्धरथ, ये आपको याद रखना। दशरथ मिला, कुणाल मिला, संप्रति, ये सब कमजोर शासक थे। अशोक के बाद दशरथ आया, पुत्र था, इसका पुत्र कुणाल, संप्रति, वृद्धरथ, ये नाम पूछे गए क्रम लास्ट में। अशोक के बाद के उत्तराधिकारियों का नाम पूछेगा, ठीक है ना, पूछे जाते हैं ऐसे कभी कभी क्रोनोलॉजी में। दशरथ, कुणाल, संप्रति, वृहदत्त। नेतृत्व सहन क्षमता का अभाव, इन लोगों के पास क्या थी, नेतृत्व सहन क्षमता कम थी, नेतृत्व कम था, सहन क्षमता कम थी, ठीक है ना। पुराणों में कमजोर शासकों का उल्लेख मिलता है, अशोक के बाद कमजोर शासकों का उल्लेख मिलता है। अशोक की धम्म नीति का, अशोक की धम्म नीति से क्या हुई, सैन्य कमजोरी बढ़ी, अहिंसा और शांति पर जोर देने से सेना पर ध्यान कम गया, और सेना में ध्यान कम पड़ा, सैन्य कमजोरी बढ़ी। आर्थिक बोझ, बौद्ध मिशन और दान से खजाना खाली हो गया था, इससे मौर्य काल में आर्थिक बोझ पड़ा और कहीं न कहीं शासन प्रशासन को संभालने में कठिनाई आई। आपको पता है शिलालेख 7 में दान और मिशन की बात की गई। केंद्रीकरण की विफलता, प्रांतीय विद्रोह मतलब शुरू हो गए थे, तक्षशिला का विद्रोह हुआ था। उज्जैनी में स्वायत्ता, आपको पता है अशोक राजकुमार था, अशोक खुद उज्जैन से तक्षशिला का विद्रोह दबाने के लिए गया था, आपको याद होना चाहिए। लेकिन अशोक जब उज्जैन में अवंती में राजकुमार नियुक्त था, तो यहाँ इसको कुछ तक्षशिला में विद्रोह दबाने के लिए जाना पड़ता। अब देखो कई पॉइंट ऐसे जो इसमें लिखे नहीं, मैं आपको बोल देता हूँ वो चीज़। और फिर पीवाई क्यू आपके साथ है ही, है कि नहीं। प्रशासनिक ढील, धम्म मात्रा का प्रभाव कम था, ठीक है ना। तक्षशिला विद्रोह बिंदुसार के काल में, तो लिखा ना बिंदुसार के काल से संकेत में अशोक इसको दबाने गया था। आर्थिक संकट, करों का दुरुपयोग होने लगा, जन कल्याण और धार्मिक खर्च पर खर्च होने लगे, धार्मिक कार्यों में खर्च होने लगे, इससे क्या होने लगा, इससे क्या होने लगा भैया, आर्थिक संकट बढ़ा। व्यापार में कभी, केंद्रीय नियंत्रण ढीला होने से क्या हुआ, व्यापार में नियंत्रण हो गया, ढीला हो गया। अर्थशास्त्र में कर पर निर्भरता बताई गई, जब कर ही नहीं मिलेगा, कर नहीं मिलेगा तो आर्थिक संकट तो वैसे ही आ जाएगा, ठीक है ना। आक्रमण, भाई आक्रमण,
यूनानी आक्रमण शुरू हो गए, बैक्टीरिया यूनानी डेमेट्रियस के आक्रमण शुरू हो गए। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रांतों में जब यूनानी के सिक्के प्राप्त होते हैं, जानकारी मिलती है कि बैक्टीरिया यूनानी शासक डेमेट्रियस ने मौर्य काल में आक्रमण किया। सीमाओं का कमजोर उत्तर-पश्चिम सीमाएँ आपकी कमजोर होने लगी, ठीक है ना? आंतरिक विद्रोह शुंग, पुष्यमित्र में शुंग ने भी की हत्या कर दी। हर्षचंद्र ने पुष्यमित्र सिंह का उल्लेख किया है। ब्राह्मण असंतोष किससे भी है? धम्म ने वैदिक परंपरा को कमजोर किया। ऐसे में जो ब्राह्मण वर्ग थे, जो वैदिक धर्म को मानने वाले थे, उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया, ठीक है ना? मौर्य साम्राज्य के विघटन के समय पे किया। अशोक की मृत्यु से शुरू हो गया, साम्राज्य कमजोर हो गया। 185 पूर्व में पुष्यमित्र संघ ने अपनी स्थापना की, उसको हटा दिया। दिव्य बदान में भरतरथ की हत्या का उल्लेख मिलता है। क्षेत्रीय विघटन, उत्तर पश्चिम का विघटन कैसे हुई है? उत्तर पश्चिम का विघटन हुआ बैक्टीरिया यूनानी। आप सुन लेना यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर पश्चिम में आपके गंधार और पंजाब क्षेत्र में बैक्टीरिया यूनानी शासकों का कब्जा हो गया। दक्कन क्षेत्र में कुछ सातवाहन, दक्कन क्षेत्र में आप लोग को सातवाहन देखने को मिले। मध्य भारत में आपको विदर्भ और मालवा स्थानीय शासक देखने को मिले, कई प्रकार के स्थानीय शासक, ठीक है ना? वाह, मेरा दिल है कि आपका किसका दिल है? आगे बढ़ते हम लोग। कि मध्य भारत में प्रमाण आपको सातवां दे सकते हैं। शुंग वंश का उदय हुआ तभी है, वैदिक परंपरा का पुनर्स्थापन। अब शुंग वंश जो होता है आपको है ना, वैदिक परंपरा का पुनर्स्थापित करता है। यहाँ पे अशोक के जाने के बाद जो वैदिक ग्राफ डाउन हुआ था, आपको ध्यान होगा महाजनपद काल से ही वैदिक परंपरा का ग्राफ डाउन हो रहा था। क्यों? जैन और बौद्ध धर्म आए, फिर अशोक जैसे महान शासक है जिन्होंने अन्य धर्मों को दिया। फिर जाके जब पुष्यमित्र शुंग आए तो वापस वैदिक पुनरुत्थान। ये आपका जो काल हो जाएगा वैदिक पुनरुत्थान का काल हो जाएगा, वैदिक पुनरुत्थान का काल हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? वैदिक पुनरुत्थान का काल होगा आपका, ठीक है ना? ठीक। मगध और मध्य भारत तक, जो कि मगध और मध्य भारत तक सीमित होगा। अयोध्या शिलालेख पुष्यमित्र का होता है, जिससे शुंग की जानकारी मिलती है, ठीक है ना? चलो, प्रभाव क्या हुआ पतन का? केंद्रीय के शासन का अंत हो गया और छोटे राज्यों में विभक्त हो गया। व्यापार कमजोर हो गया, आर्थिक संकट उभर कर आया, ठीक है ना? वैदिक धर्म का पुनरुत्थान होने लगा, बौद्ध धर्म का प्रभाव कम होने लग गया। शुंग काल में आप वैदिक युग वापस देखेंगे। मौर्य स्थापत्य का ह्रास होने लग गया। सांची के बाद में बदलाव, सांची में बाद में बदलाव किए गए तो मौर्य स्थापत्य का ह्रास होने लग गया, ठीक है ना? चलो, बहुत ही मौर्य कला और वास्तुकला बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। मौर्य काल की कला और वास्तुकला बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। मौर्य काल की कला और वास्तुकला क्या आपकी बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका, ठीक है ना? क्या क्या हो गया यूनिटों में? देखो आपके यहाँ तक हम लोग आ गए हैं कि देखो, ये आपका पढ़ चुके हैं, ये आपका पढ़ चुके हैं, मौर्य विस्तार पढ़ चुके हैं, मौर्य राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था, अशोक की धर्म नीति, उसकी प्रकृति, मौर्य का पतन। अब मौर्य कला वास्तुकला पे आ गए हम लोग, मौर्य कला और वास्तुकला पर। भाषा और लिपि तक हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे। हो सकता है मन हुआ तो हम लोग कंटिन्यू इसी में करते हैं, बट मैं सोचूंगा भाषा लिपि तक सामान्यतः इसमें पढ़ना चाहिए, फिर धीमे धीमे आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है ना? तो आते हैं हम लोग कहाँ पे? मौर्य कला और वास्तुकला पे। अभी भी इसमें बहुत बचा हुआ, मौर्य कला वास्तुकला पे आते हैं हम लोग। क्या इसकी कहानी देखते हैं। तो केंद्रीय शासन धर्म से प्रेरित कला थी, ठीक है ना? इसमें अशोक के शिलालेख देखने को मिलते हैं, स्तूप देखने को मिलते हैं और स्तंभ देखने को मिलते हैं। आपको बता दो जो टू द पॉइंट रैपिड रिवीजन सीरीज आपकी चलती है, तो इसमें अंतर क्या है? इसमें आपको सीधा कंटेंट लिखा गया है और लिखा हुआ कंटेंट आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है, समझा जा रहा है। और टू द पॉइंट सीरीज में आपको क्या है, तो पिक्टोग्राफिक फॉर्म होता है, 3D आर्ट्स में होता है। पिक्चर्स आपको लगाई जाती है जिससे आपका आकर्षण बढ़े, तो आपको याद हो जाए वो चीज़ें। जब 2-3 बार किसी चीज़ को देखें तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। ऑटोमेटिक वो चीज़ आपको याद हो जाएगी बाबूजी, ठीक है? चलो तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। अशोक की शिलालेख, मैग्नीज की इंडिका और पुरातत्व अवशेष, ठीक है ना? लेकिन मौर्य काल में वास्तुकला के प्रभाव, तो पहले शिलालेख देखने को मिलते हैं, रॉक एडिट्स देखने को मिलते हैं, शिलालेख, ठीक है? शिलालेख जो कि पत्थरों पर, शिलाओं पर आपके लेख लिखे जाते थे, उनको शिलालेख कहते हैं। उनको क्या? रॉक स्क्रिप्ट्स कहते हैं, ठीक है ना? उदाहरण की विशेषता क्या है? धर्म प्रचार के लिए बनाए गए, ब्राह्मी लिपि में थे, प्राकृत भाषा में थे। ब्राह्मी लिपि, प्राकृत भाषा। प्रमुख उदाहरण 14 प्रमुख शिलालेख मिलते हैं, गिरनार का अभिलेख, कालसी शिलालेख। 7 प्रमुख स्तंभ लेख मिलते हैं, सारनाथ और प्रयाग प्रशस्त। लघु शिलालेख, भ्रुभ्रु और उमंदी जैसे आपको लघु शिलालेख भी देखने को मिलते हैं। प्रमाण 13 शिलालेख क्या आपको पता है? कलिंग और धम्म की चर्चा की गई। ये जो शिलालेख होते हैं वो पत्थर और नक्काशी होते, पत्थर वाले होते थे, नक्काशी वाले होते थे।
ठीक है। स्तंभ लेख की बात की जाए, स्तंभ लेख की बात की जाए, तो स्तंभ लेख क्या होते हैं? एकाश पत्थर के मोनोलोग बने होते थे। आपको बता दूं, जो आपको इतिहास मिलेंगे यहाँ पे, जो आपको यहाँ पे देखना स्तंभ मिलेंगे, कुछ ऐसे मिलेंगे जो एकल पत्थर के बने होंगे। एकल पत्थर के बने चमकदार होंगे और आपको स्वतंत्र रूप से खड़े मिलेंगे, जो कि धम्म के प्रतीक। उदाहरण के लिए सारनाथ का स्तंभ लेख बहुत महत्वपूर्ण है ना। 4 सिन्नों वाला 4 सिन्नों वाला शीश, 4 सिंगों वाला शीश यहाँ से लिया गया है, जो कि आपका क्या है? राष्ट्रीय प्रतीक, जो कि है आपका राष्ट्रीय प्रतीक। लोरिया नंदन एक सींग वाला जानवर, लोरिया नंदन से आपको एक सींग वाला वो मिलता है। लोरिया नंदन के शीर्ष पर क्या मिलता है? जो लोरिया नंदन से स्तंभ लेख मिलता है, यहाँ से एक सींग वाला एक सींग मिलता है। और वैशाली में जो आपको मिलता है, वैशाली वहाँ पे हाथी मिलता है शीश, वहाँ पे क्या आपको हाथी मिलता है शीश पर, ठीक है ना। आपको एक पिक्चर्स बना के देख दो, बना दो तो देखो, ये आपका स्तंभ लेख ऐसा होता, ऐसे एक स्तंभ होता था, पिलर होता था। इस पर आप एक चौकी रखी रहती, चौकी, इसके ऊपर जानवरों की मूर्तियाँ होती थी, जानवरों की मूर्तियाँ। वही मूर्तियाँ बताई गई सारनाथ से क्या, 4 सिंग वाला एक शीश मिलता है, जो कि हमारा वर्तमान राष्ट्रीय प्रतीक है। लौरिया नंदनगढ़ से एक सिंग वाला मिलता है आपको स्तंभ लेख, और वैशाली से हाथी शीश वाला आपको मिलता है। सामग्री कहाँ से? बलुआ पत्थर की, जो चुनार से लाए गए थे। पूछा जाता है कहाँ से? चुनार के बलुआ पत्थरों। सारनाथ स्तंभ धम्मचक्र की जानकारी देता है। फारसी अखमनी शैली से प्रेरणा, फारसी अखमनी शैली से प्रेरणा। हालांकि वहाँ पर जो आपके स्तंभ बने होते थे, वो आपके भवनों में बने होते थे, स्वतंत्र रूप से नहीं होते थे। जो आपके भारत में आपको अभिलेख दिख रहे हैं, वो स्वतंत्र अभिलेख है। स्तूप की बात करें तो आपको एक मिनट, आपको क्या लगा इतना पढ़ के खत्म कर दिया? नहीं, इनको भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और है ना। स्तूप की बात करें तो विशेषतः बौद्ध स्मारक गोलाकार होते थे, अवशेष संरक्षण का काम करते थे। प्रमुख उदाहरण सांची स्तूप, मूल मौर्यकाल में बना है, बाद में इसका विस्तार हुआ है। विपर्वाह स्तूप, क्योंकि बुद्ध के अवशेष यहाँ पे रखे गए हैं। आपको याद हो सांची के स्तूप में किन किन का अवशेष रखे पूछा जाता है? तो मुगल लदाइन, सारीपुत्र मुगल लदाइन, और आपके गौतम बुद्ध को एक व्यक्ति को, 3 व्यक्तियों के आपके क्या रखे गए वहाँ पे? अवशेष रखे गए हैं सांची स्तूप में, ठीक है ना। ठीक, संरचना कैसी होती थी? अंड, गुंबद, हर्मिका, छत्र, ऐसे आप देखोगे स्तूप आपको दिखेगा ऐसे कुछ। ये छत्र होता था यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे हरिमिका आपकी होती थी, ये आपका अंड हो गया, ठीक है ना। इनको भी डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। सामग्री के ईंट पत्थर से बनाए जाते थे। सांची स्तूप, आप देख सकते, गुफाएं देखो, बौद्ध भिक्षुओं के लिए, जैन भिक्षुओं के लिए पॉलिसर गुफाएं बनाई गई हैं। विशेषता क्या थी? उदाहरण कौन कौन सी? बाबर की गुफाएं, बराबर की, देखो पूछा जाता है, बराबर की गुफाएं जो आजीवक संप्रदाय के लिए समर्पित थी। अशोक और उसके पौत्र दशरथ बनाई थी, अशोक और उसके पुत्र दशरथ के द्वारा बनाई गई थी। अशोक और उसके पौत्र दशरथ के द्वारा बनाई गई थी नागार्जुन की गुफाएं, ठीक है ना। नागार्जुन की गुफाओं पर जैन प्रभाव मिलता है, नागार्जुन की गुफाओं पर जैन प्रभाव। बराबर की गुफाएं बिहार में है, अशोक और उसके दशरथ पुत्र दशरथ द्वारा बनाई गई थी, जो आजीविक संप्रदाय के लिए मानी जाती है ना। बराबर शिलालेख से आपको अशोक के दान की जानकारी मिलती है। नगर संरचना की बात करें, नगर संरचना की बात करें, देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कला संस्कृति। देखो कला संस्कृति में क्या, पहले क्या देखा? शिलालेख देखा, फिर स्तंभ लेख देखा, फिर स्तूप देखे, फिर गुफाएं देखी, अब नगर संरचना। किलेबंदी होती थी, लकड़ी के बने होते, मिट्टी का प्रयोग होता था। पाटलिपुत्र में लकड़ी की दीवार और गोदाम मिली है। पाटलिपुत्र के अवशेष की जानकारी तो मैगनीज भी देता है, ठीक है। अब कहते हैं मौर्य काल की विशेषताएं। तो मौर्य काल में विशेषताएं क्या? पॉलिशदार तकनीक, स्तंभ और गुफाओं पर चमकदार प्रसिंग। अब कैसे होती थी? कोई लेप लगाया जाता था? नहीं, इनको बहुत जगह घिसाई होती थी, बहुत जगह घिसाई। आप अपने घिसाई करो, आप चिकने हो जाओगे, ठीक है ना। इसलिए तो डेली नहाया करो। कोई समझ रहा है किसको मैंने बोला डेली नहाया करो? क्लास देख रहे हो, समझ रहा है, ठीक है। प्रतीकात्मक, बुद्ध जो प्रतीक, बुद्ध के संबंध प्रतीक इसमें लगाए गए हैं। मौर्य काल में कोई चीज बनाई गई तो बुद्ध से संबंधित प्रतीक, जैसे चक्र, कमल, सिंह, ठीक है। सारनाथ शीर्ष पर धम्मचक्र मिलता है, सारनाथ का जो शीर्ष होता है उसमें धम्मचक्र मिलता है। फारसी प्रभाव, स्तंभों में घंटाकार आधार होना, घंटाकार होता ना, अकमनी शैली से प्रभाव होता है। घंटाकार जो आपका आधार है, ऐसे प्रभाव कैसे? देखो चौकी हो गई, एक घंटाकार आधार आपको मिलेगा, ये क्या होगा आपका? फारसी प्रभाव है, ठीक है ना। प्रयाग स्तंभ आपको देखने को मिलेगा, कैसे? देखो ऐसे। ये चौकी है, उस पे जानवर, आप चाहो तो आप उस पे देख सकते हो तुरंत में, ठीक है। गूगल पे जाकर तुरंत देख सकते हो आप लोग। प्रभावित करने वाले कौन कौन से थे इसकी? आदि मौर्य काल की कला की और बात की जाए, उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से थे?
अशोक की धम्म नीति, बौद्ध कला का प्रचार करने के लिए स्तूप स्तंभ बनाए गए थे। जन कल्याण और प्रचार के लिए बनाए गए थे, ठीक है ना। शहरीकरण, नगरों के निर्माण से क्या हुआ, आपका प्रभावित हुआ मौर्य कला। आर्थिक समृद्धि से मौर्य कला प्रभावित हुई, लोहे पत्थर के और कर्ज के उत्खनन से। सांस्कृतिक संपर्क, यूनानी और फारसी से मिलन से क्या हुआ, आपका प्रभाव बढ़ा। जैसे मूर्तिकला की गंधार शैली, सारनाथ का स्तंभ शैली, जो कि उल्टे घंटे लटके अखमनी सम्राट, देखा हमने कि नहीं? ठीक है, प्रभाव की बात करें, सांस्कृतिक प्रभाव। अब इस कला का क्या प्रभाव है, पहले हमने क्या पढ़ा, कला क्या है, उस पर क्या प्रभाव पड़ा, उस कला का क्या प्रभाव पड़ा, क्या प्रभाव, बौद्ध कला की नींव पड़ी, शुंग और गुप्त काल में इसका विस्तार हुआ, प्रमाण सांची के तोरण को देखने को मिलता है। राजनीतिक रूप से धर्म का प्रतीक, शासन की पहचान, शिलालेख का 13वां अभिलेख। धार्मिक रूप से बौद्ध प्रसार का माध्यम बना, ठीक है। फिर प्रवाह स्तूप में देखने को मिलता है। वस्तु से भी बात करें तो बाद के स्तूप और गुफाओं का आधार बना, ठीक है ना, बाद के स्तूप और गुफाओं का आधार बना, ठीक है। पुरातात्विक प्रमाण की बात करते हैं, शिलालेख 5 में धम्म महामत और कला प्रचार की जानकारी मिलती है, लकड़ी की संरचना, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। प्राचीन भारत का पहला संगठित कला था और धम्म और शहरी विकास के प्रतीक। अशोक के शिलालेख की सामग्री, ये आपको बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें एक चीज़ याद कराएंगे, अब जो जो आपने पढ़ लिया ना, वो सारी चीज़ें आपको इसमें रिपीट होंगी, ध्यान रखना। जो आपने पढ़ लिया वो सारी चीज़ें रिपीट होंगी, इसको हम करते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो मेडिसिन लिया, आंखों में झूम रही है नींद, मैं ऐसा नहीं करता कि एक्सप्लेन करेंगे, मैं आपको समझाना याद कराना वो चीज़, ठीक है ना। तो नींद में हम याद नहीं करेंगे। अभी यूनिट 2 के सेशन सोच रहे हैं बड़े कर पाऊंगा, बट कुछ बीमारियों की वजह से छोटे छोटे सेशन रहेंगे। बट इतना याद रखना, आपकी जो 2 क्लासेस शुरू की हैं मैंने, जून 2025 का आपको एग्जाम है, 25 मई तक मैं सारे पीवाईक्यू आपको करा दूंगा। और यूनिट 1 से लेके 10 तक की सारे कंटेंट प्रोवाइड करा दूंगा। यूनिट 1 से लेके 10 तक का सारा कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, इतना याद रखना। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, ठीक है ना। इसको हल्के में मत लेना, आप जो फॉलो कर रहे हैं ना उसको पता चलेगा कि क्या होता है 25 दिन में, ठीक है ना। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।